4 मई 2026 कोलकाता के भवानीपुर इलाके में वोटों की गिनती शुरू हुई। हर तरफ भीड़ थी, कैमरे थे, पत्रकार थे और सबकी नजर एक कमरे पर टिकी हुई थी जहां देश की सबसे ताकतवर महिला मुख्यमंत्री बैठी थी। वो औरत जिसने 15 साल तक पूरे बंगाल पर राज किया था, जिसने वामपंथियों की 34 साल पुरानी तानाशाही को उखाड़ फेंका था, जिसे लोग दीदी कहते थे, जिसका नाम सुनकर कोलकाता की पुलिस भी कांपती थी, जिसके एक इशारे पर बड़े बड़े नेता हट जाते थे। और उस कमरे से जो खबर निकली उसने पूरे देश को हिला दिया। ममता बनर्जी हार गई अपनी ही सीट पर, अपने ही इलाके में 15,105 वोटों के अंतर से। वो भवानीपुर, जिसे ममता का किला कहा जाता था, वो इलाका जहां हर गली में उनके समर्थक थे, वो सीट जिसे जीतने के लिए उन्होंने 5 साल पहले नंदीग्राम से भी हाथ धो लिया था, आज वहीं से वो हार गई। जब नतीजा आया तब भाजपा के समर्थक ममता बनर्जी के घर के बाहर जमा हो गए जश्न मनाने के लिए, जहां से वो 15 साल तक बंगाल पर राज्य किया था। कहाँ जा रहे हो? अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि शायद आप भी ममता दीदी से नफरत करने लगे और शायद इसी वजह से देश में गरीब लोग हमेशा आत्महत्या करने पर मजबूर रहते हैं। लेकिन असली जवाब जानना हो तो 300 साल पीछे जाना होगा। जब सिंगापुर के संस्थापक ली क्वान यू ने एक बार खुद कहा था कि हमने सिंगापुर को कोलकाता की तर्ज पर बनाया था। एशिया की पहली रेलगाड़ी का रास्ता बंगाल में था। देश का पहला ट्रेन बंगाल में चला। पहला विश्वविद्यालय 1857 में। पश्चिमी चिकित्सा की पहली महिला डॉक्टर बंगाली थी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद करवाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह का कानून पास करवाया, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में यह बदलाव 100 साल बाद आया। रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। ये वो बंगाल था जिसे देखकर दुनिया सीखती थी। तो फिर आज बंगाल का नाम सुनते ही चोरी, अपहरण, हत्या, लूटपाट, दंगे और नौकरी घोटाला क्यों याद आता है? ये बदलाव कहां से शुरू हुआ? किसने तोड़ा इस बंगाल को? अब बात आती है कि ऐसे भ्रष्टाचार और अपराधों का आम लोगों पर क्या असर पड़ता है। यह वही बंगाल है जहां कभी एशिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था और जिसने देश को उसकी पहली आधुनिक शिक्षा दी। जिस राज्य की जड़ें इतनी गहरी थीं, उसकी हालत कैसे खराब हो गई? साल 1967 में बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी। तभी अनाज का संकट आ गया। चावल और गेहूं के दाम आसमान छू गए। विभाजन के बाद जो लोग अपना घर छोड़कर आए, उनकी परेशानी अलग से थी। जनता सड़कों पर आ गई। भ्रष्टाचार के आरोप लगे। चुनाव हुए और पहली बार कांग्रेस हारी। संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी, लेकिन वो सिर्फ 9 महीने चली और उन 9 महीनों में जो हुआ आप सोच भी नहीं सकते। साल 1968 में अभिनेता अशोक कुमार, जिन्हें लोग दादा मुनि कहते थे, अपने जन्म स्थान पर एक कार्यक्रम करने आए। लगभग 500 लोगों से भरा हॉल था। लेकिन तभी अचानक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता के करने आए। लगभग 500 लोगों से भरा हॉल था। लेकिन तभी अचानक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता के आदमी अंदर घुस आए और बहुत लोगों को पीटा गया। महिलाओं के साथ वो हुआ जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लाशें सड़कों पर बिखरी पड़ी थी। यह सब एक हॉल में हुआ और तब कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु का बयान आया। यह अमीर लोगों के खिलाफ मजदूरों का उठाव है। उसी दौर में एक और घटना हुई जिसकी चर्चा कम होती है। उद्योगपति आदित्य बिरला उस वक्त कोलकाता में थे। उन्हें लेखक भवन के सामने रोका गया। उनके कपड़े फाड़े गए। उन्हें अधोवस्त्र में 500 मीटर पैदल चलाया गया। उस दिन के बाद उन्होंने उड़ान पकड़ी, मुंबई गए और अपना सारा निवेश बंगाल से हमेशा के लिए हटा लिया। वो फिर कभी वापस नहीं आए। साल 1977 में वामपंथी पार्टी पूरी ताकत से सत्ता में आई और ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। अगले 34 सालों में जो हुआ उसे समझना बहुत जरूरी है। उन 34 सालों में बंगाल में राजनीतिक हत्याओं की संख्या 28,000 से भी ज्यादा थी। हर साल करीब 800 से ज्यादा हत्याएं। ये आंकड़ा पंजाब में जब आतंकवाद अपने चरम पर था उस दौर से भी ज्यादा है। लेकिन कभी किसी बड़े समाचार चैनल पर इस पर कोई बड़ी बहस नहीं हुई, क्योंकि बंगाल दिल्ली से दूर था और पार्टी ने पूरे बंगाल में एक ऐसा जाल बुना जहां हर गांव, पंचायत, राशन की दुकान, मोहल्ला पार्टी के स्थानीय गुंडों के कब्जे में था। जो भी विरोध करता उसे मारपीट से चुप करा दिया जाता था। श्रमिक संघों ने एक ऐसी संस्कृति बनाई जहां हर छोटी बात पर हड़ताल होती थी। कारखाने बंद हुए। बाटा, हिंदुस्तान मोटर्स, बर्न स्टैंडर्ड, जो कंपनियां कभी बंगाल को तरक्की दे रही थीं, वो एक एक करके बंद हुई या राज्य छोड़ गई। और जब बंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र नहीं बना था, यानी 1980 के दशक में, तब प्रौद्योगिकी कंपनियों ने बंगाल को पहला मौका दिया था। लेकिन तत्कालीन वामपंथी सरकार ने मना कर दिया। उनका कहना था कंप्यूटर आएगा तो नौकरियां जाएंगी। नारा था कंप्यूटर खाएगा नहीं, लोग खाएंगे। बंगलुरु ने वो मौका लपक लिया। देश की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी बन गया। और बंगाल का पढ़ा लिखा,
होनहार युवा मजबूर होकर दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु की तरफ भागने लगा। जो राज्य कभी पूरे भारत को रास्ता दिखाता था, वो खुद रोजगार के लिए भटक रहा था। साल 1990, हावड़ा जंक्शन। एक औरत सड़क पर थी। वामपंथी कार्यकर्ता ने उसके सिर पर लाठी मारी, इतनी जोर से कि वो खून से लथपथ हो गई। पूरा महीना अस्पताल में गुजरा। फिर एक बार पुलिस ने उसके बाल पकड़कर गाड़ी में ले गया और लेखक भवन के बाहर फेंक दिया। वो उस वक्त केंद्र सरकार में उपमंत्री थी। एक उपमंत्री के साथ ये हुआ। उस दिन उसने शपथ ली, मैं ममता बनर्जी जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनूंगी तब तक इस बिल्डिंग में कदम भी नहीं रखूंगी। साल 2011 में वो दिन आया। ममता बनर्जी ने वामपंथियों को इतनी बड़ी हार दी कि वो आज तक उससे उबर नहीं पाए। बंगाल की जनता की आंखों में आंसू थे। लोगों ने सोचा अब अंधेरा खत्म हुआ, अब एक नई सुबह आएगी। 15 साल पहले जब ममता जीती थी तो लोगों ने मिठाइयां बांटी थी, और 15 साल बाद जब ममता हारी तब भी लोगों ने मिठाइयां बांटी। यही बंगाल की समस्या है। साल 2012 ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने सिर्फ 1 साल हुआ था, हारी तब भी लोगों ने मिठाइयां बांटी। यही बंगाल की समस्या है। साल 2012 ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने सिर्फ 1 साल हुआ था, बंगाल अभी भी उम्मीद में डूबा था। यादवपुर विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले एक प्राध्यापक थे, अंबिकेश महापात्रा। 60 साल के थे। उन्होंने पूरी जिंदगी पढ़ाया और किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने अपने फोन पर ममता बनर्जी का एक मजाक वाली तस्वीर भेजी। अगले दिन पुलिस उनके घर के दरवाजे पर थी। उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर टीवी पर ममता बनर्जी ने उन्हें हिंसक सोच वाला व्यक्ति कह दिया। एक 60 साल के बुजुर्ग प्राध्यापक को, जो पत्रकार इस मामले की खबर करने आया था, अगले दिन वो भी हवालात में था। अब एक बात याद करिए, यही वो ममता थी जिन्होंने 2011 से पहले बार बार कहा था कि हम सबसे पहले बोलने की आजादी देंगे, जो खुद लाठियां खाकर लड़ी थी, जो जेल गई थी सवाल उठाने के लिए। सत्ता आते ही वो खुद उसी रास्ते पर चल पड़ी जिसे हटाने के लिए वो लड़ी थी। कहते हैं कि सत्ता इंसान को बदल देती है। बंगाल ने यह सबसे करीब से देखा। इसके बाद जो हुआ वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 2011 में जब वामपंथी हारे तो उनके सारे लोग, मतदान केंद्र के नेता, गुंडे, इलाके के ताकतवर लोग, सब एक राजनीतिक पार्टी में चले गए। लाल झंडा हटाया, हरा झंडा लगा लिया, बस इतना ही बदला। ममता ने कहा, दुश्मन को गले लगाओ तो वो दुश्मन नहीं रहता। लेकिन सवाल ये था कि वो आम लोगों की दीदी थी या उन गुंडों की, और सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। प्रधानमंत्री घर बनाने की योजना का पैसा आए तो 500 रुपए पार्टी का आदमी ले लेता है। मजदूरी वाली योजना में काम करो तो पैसे में से भी कटौती हो जाती है। कोई मर जाए तो सरकार के 2000 रुपये में से 200 रुपए मतदान केंद्र का नेता ले लेता है। घर बनाना हो तो बालू, ईंट, सीमेंट सिर्फ वहीं से लो जहां इलाके ताकतवर आदमी का आदेश हो। बाहर से माल मंगाया तो या तो आपका घर नहीं बचेगा या आप नहीं बचेंगे। ऐसी जगह कोई कारखाना नहीं लगाएगा, और कारखाना नहीं तो नौकरी कहां से आएगी। साल 2013 पूरे बंगाल में एक स्कीम चली, पैसे लगाओ दोगुने हो जाएंगे। 17 लाख से ज्यादा परिवारों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी, जमीन बेची, गहने बेचे, और एक दिन सब गायब हो गया। 200 से ज्यादा लोगों ने जान दे दी। जांच में पता चला कि उस स्कीम के मालिक ने ममता की पेंटिंग्स पर लाखों रुपए खर्च किए थे। ममता का जवाब था, ये भाजपा की साजिश है। जब एक न्यूज चैनल ने राजनीतिक पार्टी के 11 बड़े नेताओं और मंत्रियों को कैमरे पर नकद लेते हुए पकड़ा सबके सामने, ममता का जवाब, यह भी भाजपा की साजिश है। 2016 में सरकारी स्कूलों में टीचरों की भर्ती निकली, परीक्षा हुई, लेकिन जिस कंपनी को कॉपियां जांचने का काम दिया उसने चुपके से किसी और कंपनी को दे दिया, और उस पूरे काम में कॉपियों के साथ छेड़छाड़ हुई। जिन्होंने 5 से 15 लाख रुपए रिश्वत दी उन्हें नौकरी मिली, जो सच में पढ़कर आए थे उन्हें कुछ नहीं मिला। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने परीक्षा दी ही नहीं थी, लेकिन उनका नाम लिस्ट में था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 25,753 नियुक्तियां एक झटके में रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। यह पूरी भर्ती शुरू से ही गलत थी। ममता के सबसे करीबी शिक्षा मंत्री पार्थ